हाँ, चलो जी, अब बात करते हैं बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, है ना। तो जो लास्ट क्लास में अपन ने स्पेक्ट्रम की बात की, तो अगर आपने कोई पूछे कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, तो आप किसका बताओगे कि एटम का स्पेक्ट्रम। लाइन लाइन स्पेक्ट्रम कैसा होता है, कंटिन्यूस की डिसकंटिन्यूस। बैंड स्पेक्ट्रम है डिसकंटिन्यूस। व्हाइट लाइट का कैसा होता है, कंटिन्यूस। दोनों इमिशन थे। फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तो वो अलग से समझाया था। अब हमें सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अपना कैसा स्पेक्ट्रम है, इमिशन स्पेक्ट्रम है, डिसकंटिन्यूस और लाइन। सारे सारे इसी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, लाइन स्ट्रक्चर। अपन यहाँ क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोजन गैस लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, ये हाइड्रोजन गैस को जो अपन इसमें लेते हैं बेटा डिस्चार्ज ट्यूब में, तो इसको ब्रेक डाउन होती है, हाइड्रोजन H2 टूटता है H में, और जब टूटने के बाद इसके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऊपर नीचे एक्साइड करते हैं, और एक्साइड करके एनर्जी रिलीज करते हैं। और जो एनर्जी रिलीज, यहाँ से जो लाइट इमिट होती है, उस लाइट को हम प्रिज्म पे डालते हैं। किस पे डालते हैं बेटा, प्रिज्म पे। प्रिज्म पे डालने पे हमें टोटल 6 लाइट मिली। कितनी लाइट मिली बेटा, 6 लाइट, 6 लाइन मिली थी। सबसे पहले बामर को मिली थी, लाइमन बामर पढ़ते ना, बामर हो, क्योंकि बामर वाली विजिबल होती तो उसको दिखी, दिखी तो फिर लोगों ने औरों को देखा, और वो तो अपन तो नहीं देख सकते, इंस्ट्रूमेंटल क्या क्या बेटा उनकी स्टडी की, तो उनको पता लगा कि और भी लाइट निकलती है, वो तो हमें दिखती नहीं है। लाइमन वाली तो, इस बामर वाली तो हमें दिखी थी, बामर वाली तो हमें दिखी, बामर को सबसे पहले दिखी थी। तो उसने टोटल 6 लाइन देखी, और इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। कि भाई हाइड्रोजन एटम के लिए क्या, बाकी सबके लिए भी आता है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो लाइन्स आई, इन्हें क्यों क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब ये बात रदरफोर्ड नहीं बता पाया था। रदरफोर्ड को हमने पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि जब एक हाइड्रोजन है उसने लाइट्स रिलीज क्यों की, इमिट क्यों की, और अलग अलग टाइप की लाइट्स क्यों इमिट की, तो उसके बारे में उसके पास कोई जवाब है नहीं था। अब आगे चल के इनको जब माइक्रोस्कोप में देखा गया, तो हर लाइट, जो एक लाइट जो हमें दिख रही है ना, ये एक लाइट भी इनफाइनाइट लाइन से मिलकर बनी है। क्लियर है, इससे पूछा गया क्यों ऐसा, छोटे छोटे लाइट से बना हुआ है। तो इसके बारे में हमें कौन नहीं बता पाया था बेटा, बोहर नहीं बता पाया था। क्लियर है, तो बोहर हमें क्या नहीं बता पाया कि जब बेटा हम इस पे इन लाइट्स पे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, तो ये फिर से स्प्लिट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, स्प्लिट। उनके बारे में हमें कौन नहीं समझा पाया बेटा, बोहर नहीं बता पाया। आई बात समझ में। तो ये है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या है बेटा अपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हमें इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझना है कि कौन क्या है, ठीक है। तो बेटा ध्यान से, कि अगर अपन बात करें कि बेटा अपने पास जैसे हाइड्रोजन के ऑर्बिटल ऐसे होते हैं बेटा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इनफाइनाइट है। अब अगर बेटा कहीं से भी लाइट आए, कहीं से भी क्या है बेटा, लाइट आए, बैठ जा, सॉरी बैठ जा, क्लियर है, आराम से शांति से। लाइट कहीं से भी है, लाइट है, जब तो ध्यान से समझो इस बात को, कि अगर बेटा कहीं से लाइट आए, और बेटा वो n इक्वल टू 1 में आए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन किसी इनफाइनाइट ऑर्बिट से किस में आए बेटा, फर्स्ट ऑर्बिट में आए, तो जब वो इनफाइनाइट किसी ऑर्बिट से ऊपर से नीचे आएगा, तो क्या बेटा फोटोन रिलीज करेगा। वही तो बात, इमिशन है, क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसा स्पेक्ट्रम है, इमिशन स्पेक्ट्रम है। तो ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर आने की बात है। तो जब वो ऊपर से नीचे आएगा, तो लाइट क्या करेगा, इमिट करेगा। लाइट क्या करेगा बेटा, एमिट करेगा। तो जब वो इनफाइनाइट से 1 में आए, चाहे 7 से 1 में, 6 से 1 में, 5 से 1 में, 4 से, 3 से, 2 से, कहीं से भी आए, लेकिन अगर फाइनल 1 है, तो जो लाइट रिलीज होगी उससे बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। क्या बात समझ में आई, कहीं से भी आए लेकिन n इक्वल टू किस में आए बेटा, 1 में, क्या कहलाएगा, लाइमन सीरीज। याद हो जाएगा, कहीं से भी आए लेकिन किस में आना चाहिए, उसे लाइमन सीरीज बोलते हैं। क्या ये चीज क्लियर है, पक्का। अब किस तरह इसको ऑलमोस्ट एकदम सेम ही क्यों बोलेंगे, आप देखोगे तो इनकी एनर्जी नियर बाई सेम ही मिलेगी आपको। ये 10.2 से लेके 13.6 तक तो है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है क्या, नहीं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना बेटा। अब जैसे इसको देखोगे तो 3.4 रेंज में आ जाएगी सीधी, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। आप कहोगे सर इनफाइनाइट 7 और सेकंड 7 दोनों को लाइमन लाइट बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस थोड़ी है, 13.6 से 10.2 तो है, रेंज तो पास ही है, वो बोलने को इतना ज्यादा डिफरेंस है। अब जैसे हम बात करें तो इन क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं, क्योंकि मेरा लाइमन सीरीज की जो लास्ट लाइन है, ये इस लाइट में कितने का डिफरेंस है, 13.6 का। इनफाइनाइट से 1 में है तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, 13.6, और इसमें 10.2। आगे बात समझ में, कहीं से भी आए लेकिन किस में आए बेटा, फर्स्ट में, उसे क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। क्या लाइमन सीरीज क्लियर हुआ। लाइमन सीरीज यूवी रेंज की होती है, किस रेंज की होती है, यूवी रेंज की, मतलब हमें नहीं दिखती बेटा। आ रही बात समझ में।
अब बेटा हमें क्या होता है, हमसे पूछता है नंबर ऑफ लाइन। क्या पूछता है बेटा? नंबर ऑफ लाइन, नंबर ऑफ लाइन, कि भाई लाइन का नंबर कैसे निकाले। क्लियर? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमें पता है एन फाइनल तो फिक्स है, लाइन बोलते हैं फाइनल तो क्या है बेटा? फिक्स। तो बड़ा सिंपल सी कहानी है, जो आपका नंबर ऑफ लाइन है, सॉरी हमें ऑर्बिट पता करना है, इनिशियल लाइन से क्या मतलब है, हमसे पूछा जाएगा इनिशियल ऑर्बिट कौन सा है, कि कहां से आ रही है। भाई 7 से 5 से 4 से सभी लाइन है, तो इनिशियल कहां से आ रहा है, तो वो होता है बेटा एन फाइनल प्लस नंबर ऑफ लाइन, एन फाइनल प्लस नंबर ऑफ लाइन। जैसे मैंने कहा लाइमन, थर्ड लाइमन, तो आपको पता है कि लाइमन का मतलब ही इनिशियल, फाइनल तो 1 है, फाइनल कितना है? 1। तो इनिशियल क्या रहा होगा? 3 + 1 4, क्योंकि लाइमन का मतलब क्या हो गया भाई, मैंने कहा थर्ड लाइमन, तो लाइमन का मतलब क्या है बेटा? 1, तो 3 रह के 4, मतलब चौथे से आ रही है। किससे आ रही है? मैंने कहा फर्स्ट लाइमन, तो बेटा तो ये वाली पहली लाइमन लाइन है, ये वाली दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और ये लास्ट। ये क्या है? लास्ट। हमें हर को लाइन को एक एक को स्टडी करने, याद करने की जरूरत नहीं है, हमें तो बस ये याद रखना है कि सबके लिए क्यों पढ़े, हमें तो याद रखना है कि जो इनिशियल होता है वो फाइनल प्लस नंबर ऑफ ए लाइन, और ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कहीं से भी आए लेकिन पहले में आए तो लाइमन, अब कहीं से भी आए लेकिन दूसरे में आए बामर, मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए लेकिन अगर वो सेकंड ऑर्बिट में आएगा तो जो एनर्जी रिलीज करेगा वो बामर रेंज की होगी। बामर से क्या बोलेंगे? बामर सीरीज। क्या बोलेंगे? और बामर सीरीज वाली विजिबल होती है। क्या होती है बेटा? विजिबल। ये चीज समझ में आई बेटा? बामर सीरीज वाली क्या होती है? विजिबल। बोलो कोई दिक्कत है? पक्का? इन्हें हम क्या बोलते हैं? विजिबल रेंज। किसके बोलते हैं? विजिबल रेंज की। आगे बात समझ में? कहीं से भी आए। अब मेरे को कहा कि थर्ड बामर लाइन, क्या लिखा बेटा? थर्ड बामर लाइन। अब देखो बड़ा ध्यान से, बामर का मतलब कितना है बेटा? 2, तो 3 और 2 5, ये भी याद करने की जरूरत नहीं, सीधा बामर का मतलब 2, 3 और 2 5, मतलब पांचवे से आ रही है। कहां से आ रही है? पांचवे से। हमारी बात मैंने कहा सेवंथ बामर, 9वें से। बामर का मतलब 2 है ना? आगे बात समझ में? अब ये होती है विजिबल रेंज की। क्या होती है? सारी बामर लाइन विजिबल रेंज की नहीं होती, शुरुआत की 4 एक लाइन पे होती है, और वो भी हाइड्रोजन के लिए होती है, हीलियम के लिए तो वो भी जरूरी नहीं है। क्लियर? क्योंकि हमें पता है विजिबल रेंज कहां से कहां तक होती है लेमदा में? 380 से। अब देखो सबका अपना अपना याद रखना, कैसे भी याद है तुम्हें याद रखना, ठीक है? लेमडा में रख लो, फ्रीक्वेंसी में रख लो, एनर्जी में रख लो, जैसा भी सेट रखना, ठीक है? क्योंकि उसके उधर उधर वाली चीज विजिबल में नहीं है ना, जरूरी नहीं सारी बामर विजिबल में है ना, कोई गारंटी नहीं है। शुरू की 4 ही विजिबल में है ना, हाइड्रोजन के लिए, हीलियम हीलियम के लिए तो वो भी नहीं है। नेक्स्ट वन बेटा पास्चन। और अगर जो बामर विजिबल में नहीं है वो सब किस में जाएंगे बेटा? आईआर में। किस में जाएंगे? आईआर में। तो पूछ ले बामर की बची हुई किसमें? इंफ्रारेड में। ठीक है? तो बामर हमसे पूछ ले कि बामर में कितनी लाइट दिखेंगी, बामर में टोटल हमेशा 4 ही लाइन दिखनी है, 5 लाइन तो हमें दिखेगी थोड़ी, हमारी विजिबिलिटी में 4 ही दिखेंगी हाइड्रोजन के लिए, उसके बाद हमें दिखेंगी नहीं। नेक्स्ट में पास्चन, कहीं से भी आए लेकिन किस में आए? थर्ड में। वो क्या कहलाएगा? पास्चन। तो मेरे को कहा 7th पास्चन, पास्चन का मतलब ही 3 होता है, इसको भी याद करने की जरूरत है, पास्चन का मतलब 3 है। आई समझ? तो 10 से आ रही है बस। अब काम वही है, इतने दिन हम क्या बोलते थे, मैंने कहता बड़ा सेकंड से फर्स्ट एनर्जी का, सेकंड से फर्स्ट में गया या 7 से फर्स्ट में गया तो एनर्जी डिफरेंस निकालो, तो तुम डेल्टा ही निकालते थे। अब वो क्या कहेगा कि 7th पास्चन लाइन 10 से थर्ड, आई बात में? मतलब वो इनिशियल फाइनल बताएगा, बात तो वही है। फिर आता ब्रैकेट, कहीं से भी है लेकिन n = 4 में आए उसे अपन क्या बोलते हैं? ब्रैकेट। कहीं से भी है लेकिन किसमें? n = 4, उसे अपन क्या बोलते हैं? ब्रैकेट। कैसे समझ में आए बेटा? नेक्स्ट वन बेटा पी फंड। क्या है बेटा? पी फंड। पी फंड क्या है? कहीं से भी आए लेकिन किसमें आए बेटा? पांचवे में आए। आगे बात समझ में? कहीं से भी आए लेकिन किसमें आए? पांचवे में। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट वन है बेटा कहीं से भी आए लेकिन किसमें आए? छठे में। उसे क्या बोलते हैं? हम्प्री। जैसे मैंने कहा बेटा आपको 7 पी फंड मतलब क्या हो गया? 12, 12, क्योंकि 7 पी फंड का मतलब क्या हो गया बेटा? 7 पी का मतलब 5। मैंने कहा थर्ड हम्प्री तो 3, हम्प्री मतलब 6, 9। हरी बात समझ में? मैंने कहा बेटा थर्ड ब्रैकेट 4 3 7। आगे समझ में? ये सब के सब किस रेंज में है बेटा? इंफ्रारेड में। आगे बात समझ में?
तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब अपन एक को अच्छे से पढ़ते हैं, बाकी सबको अपन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, फिर आप खुद से एक बार उनको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। हमें कहा गया लाइमन सीरीज क्या है बेटा, तो थोड़ा लाइमन सीरीज में अगर मैं बात करूं, तो अगर बेटा वो क्या करे कि पहली लाइमन सीरीज क्या है, सेकंड से फर्स्ट में आना आपकी फर्स्ट लाइमन सीरीज कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा, फर्स्ट लाइमन लाइन, या फर्स्ट लाइमन सीरीज या फर्स्ट लाइमन लाइन बोल दो। और जो बेटा उसके बाद जो इनफाइनाइट से वन में आएगी उसे बोलते हैं लास्ट लाइमन लाइन या मार्जिनल लाइन। क्या बोलते हैं, आगे बात में, ये लास्ट लाइन है या मार्जिनल लाइन, क्या बेटा, हमसे पूछ ले फाइंड आउट एनर्जी ऑफ लास्ट लाइन, बता देंगे। मार्जिनल लाइन मतलब इनफाइनाइट से वन। हमसे फर्स्ट पूछे, बाकी तो हमने पूछ लिया, हमसे पूछा थर्ड लाइमन लाइन, ठीक है, थर्ड लाइमन बोल रहा है मतलब 4 से 1 में, उसका लेमडा निकाल दो रेडबर्ग से। बोलो कोई दिक्कत है, क्या चीज समझ में आई बेटा सबको, पक्का। अब नेक्स्ट वन है बेटा कि जो फर्स्ट और लास्ट लाइमन लाइन है इन्हें क्या बोलते हैं बेटा, एक्सट्रीम लाइंस। क्या बोलते हैं, किसको बेटा, फर्स्ट और लास्ट लाइन को क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम लाइन। दोनों को कंबाइन फॉर्म में क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम लाइन। ऐसे मुझसे पूछ ले कि फाइंड आउट एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम लाइंस, मतलब इसमें और इसमें एनर्जी डिफरेंस पूछा गया है, क्योंकि इससे अदर कोई लाइन नहीं हो सकती, इससे उधर कोई लाइन है, तो फर्स्ट और लास्ट लाइन को कंबाइन फॉर्म में क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम लाइन। ये चीज समझ में आई बेटा। अब देखो बड़ा ध्यान से कि ये वाला जो लाइट है, क्या ये मिनिमम एनर्जी का है, 2 से 1 में आ रहा है, तो क्या ये मिनिमम है कि नहीं सारे लाइनमेंट्स में, बाकी तो इससे बड़े ही है, तो क्या मिनिमम एनर्जी की लाइन है, तो पहली लाइन हमेशा मिनिमम होगी, पहली लाइन हमेशा मिनिमम एनर्जी की, और लास्ट लाइन हमेशा मैक्सिमम एनर्जी की। अब वेवलेंथ वेवलेंथ खुद करते रहना, क्लियर है। मुझे तो वो पूछे, मुझे कोई मतलब नहीं, सब लाइनों के लिए पहली लाइन मिनिमम एनर्जी की और लास्ट लाइन है उसकी। सारे बामन, ये बामन लाइमन वालों में सबसे कम एनर्जी का यही है, और सबसे ज्यादा एनर्जी का, और नहीं समझ में आया तो पता है, इनफाइनाइट सेवन में जा रहे दिख ही रहा है सबसे बड़ा एनर्जी के भी है, तो इसमें आ ही रहा है ना काउंटेड। तो ये हर लाइन में हमें याद करने की जरूरत नहीं, सबका एक है, पहली लाइन मिनिमम एनर्जी का है और लास्ट लाइन है मैक्सिमम का। तो जैसे मैं तुमसे पूछूं ब्रैकेट के लिए मिनिमम एनर्जी का कौन सा है, 5 से 4 में है, क्योंकि ब्रैकेट का फर्स्ट कौन सा है बेटा, 4 मतलब फाइनल तो 4 है, तो 5 से 4 में आए वही उसकी पहली लाइन है, क्लियर है। इसी तरह अगर मैं पूछूं पास्चन के लिए, 4 से 3, क्लियर है, आगे सबको समझ में, चलो जी। तो मिनिमम एनर्जी ड्यू टू फर्स्ट लाइन, मिनिमम एनर्जी हमेशा किसी की वजह से आएगी, फर्स्ट लाइन की वजह से। तो हमें पता है फर्स्ट लाइन के लिए हमें पता है कि एनर्जी डिफरेंस देखना है, तो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है हाइड्रोजन की, -3.4, फर्स्ट की कितनी, -13.6, तो कितने का डिफरेंस है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो कोई दिक्कत है। मुझसे पूछा मैक्सिमम एनर्जी किसकी है बेटा, मार्जिनल लाइन की, तो मतलब इनफाइनाइट से 1 है, इनफाइनाइट की 0, इनिशियल कितने, -13.6, डिफरेंस कितना है 13.6। तो मतलब मुझसे पूछा जाए कि लाइमन की रेंज क्या है, तो लाइमन की रेंज 10.2 से बराबर या ग्रेटर और 13.6 के बराबर या कम, ये क्या होगी बेटा, लाइमन की रेंज होगी। ऐसे सबकी रेंज होगी, सबकी याद करने की जरूरत नहीं, वो तो पूछेगा तो बता देंगे, क्लियर है। नेक्स्ट में हमसे पूछे मैक्सिमम वेवलेंथ, तो पहली वाली की एनर्जी मिनिमम है, तो वेवलेंथ क्या है, मैक्सिमम है, और वेवलेंथ मैक्सिमम है तो 1/λ RH 1 - 1/4 सोल्व आउट करूंगा, तो क्या जाएगा, लेमडा, क्या जाएगा, लेमडा। बोलो कोई दिक्कत है, ये मैक्सिमम है, क्या है बेटा। इसी तरह से मैं मिनिमम वेवलेंथ निकालूंगा, मिनिमम वेवलेंथ कौन सी है, मार्जिनल लाइन की है, क्यों, क्योंकि सर जो मार्जिनल लाइन थी उसकी एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम, तो वेवलेंथ मिनिमम है, और जो सोल्व करके लिखूंगा लेमडा क्या आएगा, 1/RH, ये क्या मिनिमम। अब तो लेमडा अपना मिनिमम से मैक्सिमम, हमसे फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, कुछ भी पूछे, वो तो डिपेंडेंट है ना, सब याद नहीं करेंगे। ऐसे आपको सबका पकड़ एक बार घर पे सबको बामर पास्चन एक बार करके देख लेना, ताकि क्या हो जाता है कि प्रैक्टिस हो जाती है, क्लियर है। चलो जी, क्या है, तो इससे दूर बैठा कर नेक्स्ट
नई नई दोस्ती क्यों बना रही है रिपीट? बातचीत कभी करने लगे हो ना, पहले बातें नहीं करते थे। नेक्स्ट लिखो नंबर ऑफ लाइंस। क्या बेटा बात करते हैं नंबर ऑफ या नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो बेटा जब लाइट ऊपर से नीचे आ रही है तो जो हम लाइंस बोल रहे हैं वो है क्या बेटा? फोटॉन्स तो है। मतलब जब सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है तो फोटोन रिलीज करेगा, थर्ड से फर्स्ट में आएगा तो फोटोन रिलीज करेगा। क्या दोनों फोटोन सेम होंगे क्या? अलग एनर्जी के होंगे। अब उस फोटोन को तो हमने लाइन बोला है, क्या बोला है? तो चाहे नंबर ऑफ लाइन गिन लो चाहे नंबर ऑफ फोटोन, क्योंकि हमें जो स्पेक्ट्रम मिला वो तो लाइंस मिली। जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है वो तो हमें क्या दिखे? लाइंस दिखे, तो हमने लाइंस गिन ली। जितने लाइंस मिले उतने क्या मिले हमें? फोटोन। बोलो कोई। अब हम एक केस पढ़ रहे, तो दो तरह के केस है हमारे पास में। पहला केस तो ये है कि हमारे पास एक, जब तक कुछ नहीं कहा जाए आप हमेशा ये मानो कि जैसे मैंने कहा कि हाइड्रोजन सैंपल मतलब उसमें बहुत सारे एटम है, बहुत सारे हाइड्रोजन के क्या है बेटा? एटम है, बहुत सारे हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। और हमसे एक बोल दे कि हाइड्रोजन आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम, मतलब एक हाइड्रोजन एटम है। नहीं, एटम ही वो है, एटम ही वो है, लेकिन इसमें बहुत सारे एटम है, उसमें एक ही एटम है। उसमें क्या है? एक ही एटम। जैसे तुम्हें अगर कहे एक क्लास में जैसे एक ही बच्चा हो, सिर्फ सिंगल बच्चा हो, और एक क्लास में तुम हो, तो अगर जैसे मैं तुम्हारे घर जाने का अगर पैटर्न देखूंगी, तुम लोग घर जाते हो यहाँ से, तो तुम्हारे घर जाने के पैटर्न्स क्या होंगे बेटा? कि तो कुछ बच्चे यहाँ से सीधे घर चले गए, अच्छे बच्चे, क्लियर है? हाँ पता है बेटा तुम्हारा। कुछ बच्चे यहाँ से सीधे क्या चले गए बेटा? घर। बोलो कोई दिक्कत है? वो अच्छे बच्चे हैं, क्लियर है? अब कुछ बच्चे यहाँ से गए बेटा, कुछ खाए, फिर घर चले गए, क्लियर है? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कुछ खाए, फिर कुछ पिए, फिर घर चले गए। अब ध्यान से देखो, सिंपल सी कहानी है। और कुछ बच्चे ऐसे हो जो हो सकता है जो कुछ पिए और फिर घर चले जाए। अब देखो ये वाला पाथ दो बार रिपीट हो गया, तो दोनों में से एक बार ही काउंट होगा। मुझे घर जाने के टोटल पाथ पता करने हैं, तो मैं कहूंगा कि कुछ बच्चे, ये वाले पाथ को मैं दो बार काउंट नहीं करके मैं कहूंगा पिए घर गए, पिए घर गए, तो ये काउंट एक बार काउंट होगा। पाथ देखने कितने आप घर जाने के आपके पाथ है, क्लियर है? तो अब सिंपल से यानी आपका क्या है बेटा? पाथ बताता है। जैसे आपने कभी अपने गूगल मैप्स खोलना, उसमें टाइमलाइंस देखना अपनी, तो उसमें तुम दिखाएगा कि तुम कहाँ कहाँ घूमते रहते हो शहर में, पूरा दिखाता है। लोकेशन ऑन रहती तो पूरा दिखाता है, तुम क्यों कहाँ कहाँ घूम रहे थे, एकदम गली गली तक दिखाता है। लेकिन जिस गली को आप दो बार क्रॉस करते हो तो उसमें दोनों की लाइन सेम ही आ रही होती है। तो पाथ दिखाना क्या दिखा रहा है बेटा हमारा? पाथ। तो तरीके देखने कितने हैं, तो अब क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं तो सारे तरीके पॉसिबल हो सकते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे सीधे चले गए, तो ये पाथ भी होगा। कुछ बच्चे खाए फिर घर गए, कुछ पिए फिर घर गए, तो सारे पॉसिबल पाथ आ सकते हैं। लेकिन अगर एक ही बच्चा हो तो सारे पॉसिबल पाथ एक साथ नहीं आ सकते। या तो वो ये दिखा रहा होगा तब बाकी और पाथ नहीं दिखाएगा, अगर वो ये वाला पाथ दिखा रहा है तो बाकी और पाथ नहीं दिखाएगा। मतलब कोई एक सिचुएशन दिखाएगा, बाकी सिचुएशन है। मैं ये नहीं कहता कि वो सिर्फ एक ही लाइन दिखाएगा, नहीं, डिपेंड करता है, कितनी भी दिखा सकता है, क्लियर है? लेकिन एक बार में या तो सीधा पाथ आएगा, दो पाथ आएंगे, तीन, मतलब ऐसा नहीं कि सारे पाथ एक साथ आ गए हो। लेकिन क्लास में कई बच्चे होने से फायदा ये होता है कि भाई सारे पाथ पॉसिबल है। कुछ बच्चे सीधे कर गए, कुछ खाए पिए, तो सारे काउंट होंगे। तो जब तक हमें कुछ ना कहा गया, हमारे पास गैस सिंपल है, तो उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन एटम है। तो कुछ एटम क्या कर सकते हैं? सीधे घर जा सकते हैं, लाइक दिस, कि हमें कहा कि बेटा अपने पास 4 ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन अपने 4th ऑर्बिट में रहता है। कहां ऑर्बिट में रहता है बेटा? 4th ऑर्बिट में। एक्साइटेड था, ग्राउंड में आएगा। तो एक तरीका तो है 4 से 1 में आ जाए। तो कुछ एटम्स थे जिनके इलेक्ट्रॉन 4 से 1 में गया, तो हमें ये वाली लाइट मिलेगी। बोलो कोई दिक्कत है? मतलब ये वाली लाइट का फोटोन मिलेगा, उसको हमने लाइन लिख दिया। कुछ एटम ऐसे थे कि उनका इलेक्ट्रॉन 4 से सेकंड में गया और सेकंड से, तो क्या दोनों फोटोन, ये वो टोटल एनर्जी दोनों की सेम है? अगर मुझसे कहे इन दोनों फोटोन की एनर्जी का सम इसके बराबर है क्या? हाँ, लेकिन बेटा है तो दो फोटोन, लेकिन है कितने? दो फोटोन। बोलो है कि नहीं है? किसे? दो फोटोन है, ये और ये एक फोटोन है, जबकि ये कितने फोटोन है? दो फोटोन, और अलग अलग एनर्जी के। तो क्या ये दोनों पाथ सेम है क्या? नहीं। टोटल कितने तरह के फोटोन आ गए? 3। हो सकता है वो यहां से यहाँ आया हो और फिर यहां से, तो कितने तरह के फोटोन है? ये दो है, लेकिन ये दो इनसे अलग है। एनर्जी का सम पूछोगे तो सब में सेम है। इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर थोड़ी है, अलग टाइप का फोटोन है। तो क्या यहाँ पे फिर से अलग पाथ आया? एक तरीका ये हो सकता है कि ये यहां से यहाँ आए और ये यहां से
और फिर ये आए, लेकिन ये फोटोन तो मैं पहले काउंट कर चुका हूं, सेम एनर्जी का है, हमें टाइप्स ऑफ फोटोन देखने, सेम फोटोन को दोबारा काउंट है नहीं करना, तो हमने कहा तो काउंट हो गया, ये भी काउंट है, लेकिन ये अलग फोटोन है कि नहीं, तो कितने फोटोन है बेटा मेरे पास, 6 फोटोन है, आ रही बात में, आ गया। अब हम ये तो 4 थे हमने काउंट कर लिया, लेकिन बेटा 10 से 5 पूछ ले, 10 से 2 पूछ ले तो काउंट करना आसान है नहीं होता, उसके लिए हम नंबर ऑफ लाइंस कैसे निकालते हैं बेटा, कि जो हम डेल्टा एन निकालते हैं, डेल्टा एन होता है मॉडुलस ऑफ एन फाइनल माइनस ए एन इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल कर लो, एक ही बात है, मॉडुलस लेना है, क्या लेना है, मॉडुलस, और उसके फिर नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, आगे पास में, जैसे डेल्टा एन, हमें डेल्टा एन रखना है, क्या रखना है, डेल्टा एन, अब जैसे मुझसे क्या 4 से फर्स्ट में है, 4 से फर्स्ट में है, तो बताओ डेल्टा एन कितना है, 3, तो डेल्टा एन की वैल्यू रखो 3 6, बोलो कोई दिक्कत है, हमसे कहा गया है बेटा कि 10 से 1 में आया तो डेल्टा एन कितना है 9, तो डेल्टा एन 9 इंटू 45, 6 से 1 में आया 12 से 3 में आया 45, क्लियर है। अब इसमें सारे केस पॉसिबल है, 12 से 3 आया मतलब वो 12 से 3 आने के कई तरीके पॉसिबल है, अब मैं उसमें कहूं कि नहीं मुझे सिर्फ बामर वाले चाहिए तो 12 से 3 में एक भी बामर लाइट नहीं आई, एक भी बामर लाइट है नहीं है, आई बात में, चले आगे। केस सेकंड है बेटा, व्हेन सिंगल आइसोलेटेड एटम आर प्रेजेंट, सिंगल आइसोलेटेड मतलब सीधा अपना काम से काम, देखो बेटा 4 से 1 में आ रहा है, एक ही एटम है, या तो वो 4 से 1 में आएगा तो एक लाइट दिखाई, कहानी खत्म, हमने कहा नहीं 4 से 1 में नहीं, वो ऐसे आया तो कितनी लाइट दिखाएगा, 2, ये तो नहीं दिखा रहा होगा उस वक्त, एक ही तो एटम है, ये पाथ दिखा रहा होगा तो ये पॉसिबल है नहीं, तो लाइट कितनी है, 2, या हो सकता है वो ये दिखाए 4 से इसमें आए फिर इसमें आए तब भी 2 ही पाथ आ रहे हैं, लेकिन फिर ये पाथ नहीं दिखेंगे, और ये होगा तब है 3 पाथ, तब ये नहीं दिखेंगे, बोलो कोई दिक्कत है, तो यहाँ पे सिंपल सी कहानी, हमसे मिनिमम और मैक्सिमम पूछता है, तो मिनिमम लाइट कितनी दिखाएगा, हमेशा एक, हमेशा एक ही तरीका तो होना ही होना है, सीधा 1 से में चला जाए, जिसमें पूछा उसी में चला गया, तो मिनिमम लाइट हमेशा कितनी होनी है, 1, और मैक्सिमम लाइन होनी है फाइनल माइनस से इनिशियल, फाइनल माइनस से इनिशियल, वो हमेशा मैक्सिमम लाइन, वो क्या होगी बेटा, मैक्सिमम लाइन, बोलो कोई दिक्कत है किसी को, तो हमसे पूछा गया फाइंड आउट नंबर ऑफ लाइंस फॉर द ट्रांजिशन ऑफ 7 से 2, फॉर गैस सैंपल, तो गैस सैंपल के लिए 7 से 2 में गया तो डेल्टा एन 5 आया, 16 के 15, लेकिन एक आइसोलेटेड सैंपल है तो उसमें बेटा मैक्सिमम लाइन कितनी आनी है, 7 माइनस 2 कितना हुआ बेटा 5, जो डेल्टा एन है वही उसके नंबर ऑफ है लाइन्स है, क्लियर है, उसमें टोटल नंबर मैक्सिमम लाइन कितनी आनी है बेटा 5, जब तक कुछ नहीं कहा मैक्सिमम लाइन 5 लाइन, ठीक है। नेक्स्ट वन है, एक इलेक्ट्रॉन, इफ इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फॉर एनी एक्साइटेड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देन 15 डिफरेंट लाइन आर जनरेटेड देन एक्साइटेड स्टेट विल बी, उसने हमसे एक्साइटेड स्टेट और पूछी, क्या पूछी है, एक्साइटेड स्टेट पूछी। अब देखो ध्यान से, मुझे उसने कहा है कि बेटा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो वो 2 में आ रहा है बेटा, अब जहां से भी आ रहा है लेकिन वो तो 15 लाइन दे रहा है, कितना दे रहा है 15 लाइन, अब मुझे पता है डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना है बेटा 15, डेल्टा एन की वैल्यू क्या रखूंगी 15 आ जाएगी 5, तो डेल्टा एन कितना है बेटा 5, और डेल्टा एन अगर 5 और अब मुझे पता है कि वो सेकंड ऑर्बिट में रहा है, किसमें रहा है, सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है, तो बताओ कहां से आना चाहिए 7 से, मतलब वो 7 माइनस 2 तभी 5 आ सकता है, मतलब वो 7 से आ रहा है, किससे आ रहा है, तो 7th ऑर्बिट का नंबर है, तो एक्साइटेड स्टेट कौन सी है, ये चीज ध्यान रखना बेटा, गलती कर दोगे 7 मार दोगे, एक्साइटेड पूछिए ना, क्लियर, बाकी तुम इस क्वेश्चन में कोई गलत निकाल के थोड़ी आना, कुछ भी बहुत आसान सा है। नेक्स्ट वन है, फाइंड आउट वेवलेंथ डिफरेंस बिटवीन फोर्थ लाइमन लाइन एंड थर्ड पास्चन लाइन, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों का लेमडा निकालो और डिफरेंस ले लो, क्या ले लो बेटा, डिफरेंस ले लो, थोड़ी सी कैलकुलेटिव है, लंबा टाइप करता है ना। नेक्स्ट वन है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड लाइन
ऑफ पास्चन सीरीज ऑफ हीलियम प्लस, तो फ्रीक्वेंसी पूछिए ना, तो 1/λ है, लास्ट में सी से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, सी से मल्टीप्लाई। इफ हाइड्रोजन एटम हैव वेव नंबर रेशियो 108:7 कहता है किसके लिए, तो हमें क्या निकालना है, रेशियो, क्या निकालना है, रेशियो। तो हमें इसको सोल्व आउट करना है, फ्रीक्वेंसी का नंबर। अब देखो बड़ा, इसको सोल्व मत करना, पहले लास्ट तक लाना, फॉर्मूला बना लें, जैसे 1/λ ये V1 हो गया, ये V2 हो गया। अब हमें इसका रेशियो ले लो, रेशियो लेके अब तुम्हें सोचना है कि क्या रखना है। यहां तक क्लियर हुआ। अब बेटा टाइम ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन ऑर्बिट, की एक चक्कर लगाने में उससे कितना टाइम लगता है, क्लियर है। तो भाई मुझे पता है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व ऑफ एनी ऑर्बिट, वो से क्या है, क्लियर है। तो भाई मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन उसकी वेलोसिटी v है, वेलोसिटी क्या है, रेडियस इस ऑर्बिट में घूम रहा है r है, तो एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर कर जाएगा, सरकमफ्रेंस के बराबर कर जाएगा 2πr। अब वो डिस्टेंस 2πr ट्रेवल कर जाता है, मुझे पता है किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है, तो वेलोसिटी क्या होती है 2πr अपॉन टाइम, वेलोसिटी उसकी है, तो टाइम क्या होगा 2πr अपॉन ए, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बेटा मुझे अब देखो 2πr r की वैल्यू जानता ही हूं मैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला जानता ही हूं, रख के पुट कर दूंगा, और इसे रख के जब सोल्व आउट करते हैं तो कांस्टेंट आएगा। हमें इससे कोई लेना नहीं, टाइम प्रोपोर्शनल टू n क्यूब अपॉन ए जेड स्क्वायर, मतलब अगर n की वैल्यू बढ़ी तो बताओ टाइम ज्यादा लगेगा, तो मतलब छोटी वाले ऑर्बिट में आसान है घूमना, बड़ी वाले में टाइम है ज्यादा लगेगा। दूसरा जेड, इसका मतलब हाइड्रोजन का है और हीलियम है, तो बताओ हीलियम में एक चक्कर लगाना आसान है कि हाइड्रोजन में, हीलियम में आसान है। जेड के इनवर्सली, जेड के क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन क्या है कि बेटा देखो, ये तो टाइम था कि एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा, अब है कि एक सेकंड में कितने चक्कर लगा देता है, एक सेकंड में कितने, ये तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि भाई एक सेकंड में कितना चक्कर लगा दे, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड नॉन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। तो मुझे पता है टी टाइम में कितने चक्कर लगाता है, एक, तो एक सेकंड में कितना लगाएगा 1 अपॉन ए। तो बता मुझे इससे कोई फॉर्मूला से मतलब नहीं, फ्रीक्वेंसी का इनवर्स करूंगा तो जेड स्क्वायर अपॉन ए। मतलब ये बताओ कि हाइड्रोजन और इसमें हीलियम में, हीलियम प्लस में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, हीलियम की, पर सेकंड उसमें ज्यादा चक्कर लगाता है। और ऊपर से देख लो ना, एक चक्कर में टाइम भी उसमें कम ही लगता है, तो जल्दी जगह, और एन ऑर्बिट बड़ी होगी तो एक सेकंड में चक्कर भी क्या लगेंगे, कम लगेंगे। आगे समझ, ये फॉर्मूला आपको याद ना हो तो भी चला सकते हो, मतलब ये परफेक्टली याद नहीं रहेंगे ना, लेकिन आपके दिमाग में सेट रहने चाहिए, जब भी पढ़ते हो ना तो ऐसे पढ़ा करो, ठीक है होता क्या है 2πr अपॉन टी, क्योंकि फॉर्मूला डिराइव तो करना है नहीं, इसी को सोल्व करना है। और अगर वो न्यूमेरिकल पर भी पूछने आ गया तो फिर तो हमें वेलोसिटी आर निकालनी है, और तो सिंपल याद रखो आर अपॉन वी का रेशियो, आर अपॉन ए, बट टाइम निकालना है तो बस कहानी याद रखो, क्योंकि ये सारी कहानी भूल जाओगे बेटा, क्लियर। अगर आप ये याद रख गए ना तो ठीक है, कोई सोचता है मैं सिर्फ ये याद करके जाऊंगा, पक्का गलत करके आओगे। क्यों, क्योंकि बेटा एग्जाम में भूलोगे। बच्चे की आदत क्या होती है, वो क्या करता है टी का फॉर्मूला याद करता है और वो याद नहीं आता, क्लियर है। इससे अच्छा वो क्या ऊपर वाला पढ़ के जाओ, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। आपके अच्छा ये निकाला कैसे था 2πr अपॉन वी, फिर आपको याद रहेगा क्या करना है आगे भाषण में। चलो जी, यहां तक क्लियर हुआ सबको। ड्यूअल नेचर पढ़ते हैं, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। चलो बेटा आ जाओ बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। किसकी बात करते हैं बेटा, तो बेटा ये ड्यूअल नेचर ऑफ, देखो हमने पहले ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ा था कि लाइट क्या करती है बेटा, दोगला बिहेवियर रखती है, क्लियर है। अब अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, ड्यूअल नेचर ऑफ ए पार्टिकल, कि भाई अगर सिंपल सी कहानी है कि जो लाइट है जो वेव नेचर की होती है, अगर वो किस नेचर को अपना रही है बेटा, पार्टिकल को, तो पार्टिकल भी अगर उसी स्पीड पे चलने लगे तो उसके पास भी वेव आएगी, हो सकता है उससे छोटी है लेकिन आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी 2 × 10⁶ जेड अपॉन एन होता है, तो 10⁶ मतलब ऑलमोस्ट पहुंचे तो उसके पास ही ना, तो छोटी मोटी वेव बना दो। लाइट की 3 × 10⁸ है ना, उतनी बड़ी मत बनाओ, छोटी मोटी वेव तो बनाएगा। तो लोगों ने कहा यार बात तो तेरी भी सही है, तो डी ब्रोगली ने इसमें समझाया कि इसने क्या किया बेटा, आइंस्टीन हमें क्या सजेस्ट किया था कि लाइट बिहेव एज ए
वेव एंड पार्टिकल बोथ। ये आइंस्टाइन ने कहा था कि लाइट है वो पार्टिकल और वेव दोनों का बिहेवियर रखती है। जब लाइट वेव होती है तो उसकी एनर्जी क्या है बेटा, इक्वल टू एमसी स्क्वायर, और पार्टिकल में इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, क्योंकि प्लांक ने कहा था लाइट क्या छोटे छोटे फोटोन से मिलकर बनी है। तो फोटो उसने क्या कहा था, पार्टिकल क्या कहा था, तो पार्टिकल की एनर्जी एच सी अपॉन लेमडा है, और वो कहता है इक्वल टू एमसी स्क्वायर है। तो अगर मैं दोनों को बराबर करूं तो एम सी स्क्वायर एच सी अपॉन लेमडा, सी से सी कट गया तो लेमडा क्या एच अपॉन है एम सी, और सी क्या है बेटा स्पीड ऑफ लाइट, और एम क्या है बेटा मास ऑफ ए फोटोन। मास ऑफ फोटोन बहुत नेग्लिजिबल सा होता है, ठीक है। तो लेमडा इक्वल टू एच अपॉन ए पी, पी क्या है बेटा फोटोन का मोमेंटम। आगे समझ, तो हमें फोटोन का मोमेंटम दे तो सीधा लेमडा निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, लेमडा। क्लियर है। अब इसी बात को क्या किया बेटा कि इन द सिमिलर वे डी ब्रोगली प्रपोज दैट कि पार्टिकल के पास भी क्या होता है, वेव नेचर होता है। हमारी बात समझ में, भाई मैटर है उसके पास, वो पार्टिकल तो ही, वो वेव भी रखेगा, क्या रखेगा भाई, जो फोटोन था वो वेव होना चाहिए तो उसने पार्टिकल नेचर रखा। तो इसने क्या कहा कि जो मैटर है कोई भी, वो पार्टिकल तो दिख रहा है, लेकिन अगर वो स्पीड से चलेगा तो वो भी क्या रखेगा, वेव नेचर। और उसने क्या किया बेटा, उसी फॉर्मूले को ट्रांसफर किया, उसमें लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम सी की जगह उसने क्या किया, एम में वी। एम क्या है बेटा मैटर का मास, और वी क्या है बेटा उसकी वेलोसिटी। लाइट की स्पीड से तो नहीं चलता तो हम सी नहीं लिखेंगे, और लेमडा इक्वल टू एच अपॉन ए टी। आगे बात समझ में, क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी को। इलेक्ट्रॉन लेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ ए प्रोटॉन लेंगे तो प्रोटॉन और ए वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। बोलो कोई दिक्कत है इसमें। जैसे हमसे क्वेश्चन था, कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर ए इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 1/10 ऑफ लाइट ऑफ स्पीड की लाइट से। तो हमें पता उसका मास इलेक्ट्रॉन का इतना होता है, किलोग्राम में लेना है बेटा, किसमें लेना है, केजी में। गलती हो जाती है बेटा, इस फॉर्मूले में अपन क्या करते हैं, मास किलोग्राम में नहीं ले पड़ते ये मीटर पर सेकंड, तो ये किलोग्राम में होना चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सी इंटू 1/10। तो सी की स्पीड हमें पता है, तो 3 इंटू 10 की पावर 7। जब इसमें रख के सोल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 10 की पावर -10, मतलब एक्स एंगस्ट्रॉन। हमें पता लाइट की वेवलेंथ भी इसी रेंज में होती है, एंगस्ट्रॉन में पढ़ते हो ना, 910 नैनोमीटर, मतलब 3100 एंगस्ट्रॉन, 4100 एंगस्ट्रॉन, 9100 एंगस्ट्रॉन, ये पढ़े। तो मतलब इसने कहा देखो उसी रेंज की आएगी, नहीं आई, छोटी हो सकती है लेकिन रेंज तो वही आ रही है। तो लोगों ने कहा हाँ रेंज तो सेम सी आ रही है, क्योंकि स्पीड भी उसकी यही होती है नियर बाई। लेकिन यही चीज अगर मैं किसके लिए निकालू, कार के लिए, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ कार दोज मास इज 200 किलोग्राम एंड मूविंग विद स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। तो हमने पढ़ा किलोमीटर पर आवर को 5/18 कर दिया तो मीटर पर सेकंड आ गया। अब बेटा हमें कार की स्पीड निकाल, लेमडा निकालें, तो लेमडा को पूरा सोल्व नहीं करे तो रेंज जो आ रही है वो कितने, -30। तो इसका मतलब ये तो बहुत छोटी वेव है। तो इसका मतलब यहां से चीज हुई कि जो कार की जो कोई वेव आई नहीं रही ढंग से। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें दो तरह के पार्टिकल होते हैं, एक होते हैं बेटा माइक्रोस्कोपिक, एक होते हैं मैक्रोस्कोपिक। जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है बेटा, दोज हैव नेग्लिजिबल मास, जिनका मास क्या होता है बेटा, नेग्लिजिबल, उन्हें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बोलते हैं। और मैक्रोस्कोपिक होता है जिनका सिग्निफिकेंट मास होता है। तो जिनका सिग्निफिकेंट मास होगा उनकी इतनी कभी स्पीड आएगी भी नहीं, और स्पीड उनकी कभी नहीं आएगी, मतलब उनका वेव नेचर तो भूल ही जाओ, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है। जैसे कार की जो वेवलेंथ आई उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्या, नहीं है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आई उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, एंगस्ट्रॉन में तो है, और इसी रेंज में पढ़ते हैं अपन। तो बड़ा जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे तो एप्लीकेबल भी नहीं है। आ रही बात में। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ ए काइनेटिक एनर्जी। तो हमें पता है लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। टू को इधर ले आया, टू इंटू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर। दोनों तरफ बेटा मास से मल्टीप्लाई किया, 2m काइनेटिक एनर्जी एम वी स्क्वायर, और रूट कर दिया तो एम वी रूट के एम वी। और एम वी क्या है बेटा, मोमेंटम भी है, और हमें एम वी की वैल्यू पता लग गई तो उठा के पुट कर दिया। तो हमारा फॉर्मूला लेमडा इक्वल टू एच अपॉन रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। एम क्या है बेटा पार्टिकल का मास, और काइनेटिक के ही क्या है उसकी काइनेटिक एनर्जी। हमसे क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, दोज काइनेटिक एनर्जी 5 इंटू 10 की पावर -8 जूल। अब अल्फा पार्टिकल का मास 4 एम्यू है, 4 ग्राम नहीं है। क्लियर है। तो 4 एम्यू और एम्यू की वैल्यू में पता है। मुझसे अगर वो H प्लस पार्टिकल भी बोल देता, हीलियम प्लस पार्टिकल भी बोल देता। क्लियर है। क्या लेते हैं, क्या ले लेते हो 4, कहाँ लिया 4 तुमने, वो रेशियो लिखवाया है, रेशियो निकलवाया होगा ना तुमसे।
रेशियो लिया होगा ना, तो रेशियो में कट जाएगा, है ना। मास तो एमयू में चलेगा, ठीक है, ये गलती मत कर देना। केजी मतलब एमयू, एक पार्टिकल का मास तो एमयू में आएगा ना। फॉर एमयू, फॉर ग्राम लिख दो तो ये आएगा ही नहीं, एमयू दिखेगा तो उसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है, रखा डाटा सोल्व किया, बहुत लंबा सा कैलकुलेशन होती है। नेक्स्ट जैसे ये वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन इफ द काइनेटिक एनर्जी रेशियो इज 1:4। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन में हमें पता है अल्फा पार्टिकल का मास 4 एमयू, प्रोटॉन का मास 1 एमयू, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दे रखा है, तो बड़ा मुझे पता है दोनों का क्या निकालूंगा, रेशियो लूंगा। अब रेशियो में जब मैंने लिया तो बड़ा यहाँ पे सोल्व करने की जरूरत नहीं, एमयू में रख दो, किसमें रख दो, कट जाएंगे आपस में ऊपर नीचे, तो रेशियो वाले टाइम कोई दिक्कत है। और इसके जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है वो रेशियो में आते हैं, किसमें आते हैं, क्योंकि वरना तो कैलकुलेशन बहुत हार्ड होती है। नेक्स्ट मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। तो वोल्टेज के लिए अपन किन के लिख सकते हैं, चार्ज पार्टिकल के लिए, किसके लिए लिख सकते हैं, क्योंकि चार्ज पार्टिकल का वोल्टेज है, काइनेटिक एनर्जी वोल्टेज पर डिपेंड करती है, और हमें पता है बेटा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, और लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन रूट टू एम है काइनेटिक एनर्जी। और किसी भी चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, चार्ज इनटू वोल्टेज। तो देखो ये वी वेलोसिटी नहीं है, ये वोल्टेज है, क्या है बेटा, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में मैं क्या रख दूं बेटा, क्यूवी। तो मेरे पास लेमडा इक्वल टू क्या आ गया, एच अपॉन रूट टू एम ए क्यूवी। बोलो कोई दिक्कत है, अब हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा टू प्रोटॉन, अल्फा टू प्रोटॉन रेशियो निकालना व्हेन बोथ पार्टिकल एक्सीलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम रेस्ट। शुरुआत में दोनों रेस्ट में थे और दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या मतलब वी क्या है बेटा, सेम है, और वी सेम है तो दोनों का रेशियो लेना है, रेशियो लेके मास रख के सोल्व कर देना है। आगे बात में, अब नेक्स्ट वन डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, किसके लिए बेटा, इलेक्ट्रॉन के लिए। अब हमें ये फॉर्मूला पता है, इस फॉर्मूले में देखो 2 m क्या है बेटा, मास है, q क्या है, चार्ज है, v तो बदलेगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूं तो मास पता है, चार्ज पता है, h पता है, रख के सोल्व कर दूं तो कितना आएगा, √50, वो एक ही बात हो 12.27 ही है। क्लियर है, √150 अपॉन v, उसको 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉन। ये लेमडा इलेक्ट्रॉन का, किसका है बेटा, अगर प्रोटॉन आएगा तो 0.286, अगर बेटा ड्यूटेरियम आएगा तो 0.20, और अल्फा पे 0.10। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई। क्लियर है, डायरेक्ट डाटा पुट करके सोल्व करना होता है ना। जैसे हमसे पूछ ले कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट विद पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वी की वैल्यू रखो, सोल्व करो, आंसर आ जाएगा लेमडा। लेमडा किसमें आएगा, एंगस्ट्रॉन में, ये चीज ध्यान रहे, लेमडा किसमें आएगा इन सब में, एंगस्ट्रॉन में। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन हैविंग द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स एक्सीलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 वोल्ट, फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो बेटा उसके पास पहले से काइनेटिक एनर्जी थी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, इसका मतलब उस पर 6 वोल्ट का पोटेंशियल पहले से था, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वोल्टेज कितना हुआ, 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट का वोल्टेज तो उसमें पहले से था, तो काइनेटिक एनर्जी 6 वोल्ट तो पहले से थी, और 4 आपने और डाल दिया तो 10 वोल्ट। ये रेस्ट में, और अपन से पहले बोला ना फ्रॉम रेस्ट, तब तो हमें जो दिया वही है, लेकिन अगर वो फ्रॉम रेस्ट ना बोले तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी उससे वोल्टेज लेंगे और डाटा पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन बेटा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो बेटा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का उतना ही बड़ा रोल है क्वांटम बनाने में जितना श्रोडिंगर का था। क्लियर, इसने जो कहानी सुनाई ना वो एकदम परफेक्ट थी। इसके बिना इसने पहली कहानी चाहिए सुनाई कि जो न्यूटन के लो है ना, ये तुम गाड़ियों वाड़ियों पे लगाओ, एटम्स पे नहीं लगेंगे। इसने क्लासिकल फिजिक्स की किताब बंद करवाई, बंद करो ये नौटंकी बहुत होली। क्लियर, इसने कहा ये बंद करो, ये नौटंकियां यहाँ काम में नहीं करती है। क्लियर है, क्यों नहीं करती, कि इसने कहा कि आप कभी भी है ना एक टाइम पे ना कि उसकी मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते। कि सर मोमेंटम नहीं कर सकते मतलब क्या हुआ, कि देखो बेटा कोई भी, जब हमें पता, ये तो पता लग गया कि पार्टिकल क्या रखता है, ड्यूअल नेचर रखता है, तो उसके पास क्या है बेटा, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी है। अब देखो बेटा अगर हमें उसकी प्रीसियस लोकेशन पता करनी है कि वो कहाँ है, तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो वो वेव नेचर दिखा रहा होता है अपना, क्या दिखा रहा होता है बेटा, वेव नेचर, जब उसका वेव नेचर होगा पीक पे होगा उस वक्त उसकी लोकेशन एकदम परफेक्ट मिलेगी, हमें एकदम क्लियर लोकेशन आ जाएगी, वेव के कारण उसकी एकदम परफेक्ट लोकेशन हम क्या कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा दिखता तो है नहीं, वेव को तो हम स्टडी कर लेंगे एनर्जी से। तो इलेक्ट्रॉन की कोई भी पार्टिकल जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, इन जब भी अपने वेव नेचर को पीक पे दिखा रहे होते हैं
मतलब इनके वेव नेचर को हम इनको ये माने कि पूरा पूरा वेव माना है कि पूरा वेव मानो, उस वक्त जो इनकी लोकेशन आएगी ना वो इनकी प्रेसियस पोजीशन होगी, सबसे बेस्ट पोजीशन वही उसी वक्त हमें पता लग रही होगी। पार्टिकल दिखता तो है नहीं, तो सबसे उस वक्त हमें वो तो एनर्जी है, हमने कहा पूरी की पूरी एनर्जी, एनर्जी को तो हम स्टडी कर लेते हैं, उस वक्त हमें इसकी एकदम प्रीसियस क्या मिलेगी बेटा, लोकेशन। और जब ये वेव बन जाएगा उस वक्त हमें मोमेंटम नहीं मिलेगा, वेव का तो मोमेंटम कोई तरीका है क्या निकालने का, तो उस वक्त मोमेंटम पूरा ही गलत आ जाएगा, मोमेंटम पूरा क्या आ जाएगा, गलत। और जब आप मोमेंटम निकालने के लिए क्या करोगे, पार्टिकल, और पार्टिकल की पोजीशन नहीं निकाल सकता, यही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या, क्योंकि मुझे प्रीसियस नहीं, पर क्योंकि मुझे वेव को पकड़ पाता हूं, मैं देख नहीं पाता इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को मैं देख नहीं पाता ना, मुझे क्या पता कहां पर है वो। हमारी बात में समस्या एक साथ है ना, क्योंकि जो वो वेव नेचर पीक पे होता है, ये एक्सपेरिमेंटली हाइजेनबर्ग ने किया, तो उसने प्रिसाइसली पता कर लिया कि वेव नेचर के टाइम इसकी पोजीशन सबसे बेस्ट मिलती है। ये एक एक्सपेरिमेंटल डाटा, अपने इसमें हाइजेनबर्ग में इतना पढ़ भी नहीं रहे, क्लियर है। तो इतना सा स्टेटमेंट है, जब ये चीज ध्यान में रखना कि जब वो वेव नेचर होगा तो उसकी पोजीशन क्या आएगी, प्रीसियस आएगी, और जब पोजीशन प्रीसियस आएगी तब क्या होगा, मोमेंटम उसको क्या होगा, सबसे खराब हो जाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट हो जाएगा ना भाई, मोमेंटम हम नहीं पकड़ पाएंगे अच्छे से। तो उसने कहा दोनों में जो गलती है वो एक नंबर बोला, इससे ज्यादा तो आप गलती करोगे ही करोगे, ये तो मिनिमम इतनी गलती तुमसे होनी तय। जब दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे तो एक में इतनी गलती आना, दोनों का जो गलतियों का मल्टीप्लाई है ना वो इतना तो होना ही होना है। आ रही बात में, मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, क्लियर है। उसने कहा मल्टीप्लाई इतनी गलती तो होनी ही होनी, चाहे तुम कुछ भी कर लो, क्लियर है। अब उससे हमें क्या पता चला, उससे क्लासिकल फिजिक्स की किताब बंद हुई कि बंद करो, ऐसा नहीं लगना। फिर सोडिंगर ने बताया कि अब से भाई साहब इन चीजों को हम प्रूव ही नहीं कर सकते, अब हमें मैथमेटिक्स पे चलना पड़ेगा, और सोडिंगर ने तब मैथमेटिक्स की कहानी सुनाई। उसने फिर पूरी की, फिर तो कहा ये चीजें तो मैथ से हो पाएंगी, भाई आप देख नहीं सकते, स्टडी नहीं कर सकते, तो मैथ ने कहा कि भाई देखना, मैथ में देखने की जरूरत ही नहीं है, आप तो आंकड़े बताओ हमें देखने। और ये जो फिजिक्स में क्या होता है, देख के रीडिंग लेते हैं, इसने कहा रीडिंग लेनी क्यों है भाई, रीडिंग लेने में तो गलती हो रही है ना, कि रीडिंग ले क्यों रहे हो, मैं आंकड़े चलने दो। जैसे वो कल वो अपने क्वेश्चन कर रहे थे, जैसे -13.6 जेड स्क्वायर की वैल्यू वो रूट में आ रही थी, और अगर सीधा सीधा जेड को उठा के रख दे तो गलती नहीं होगी ना भाई, वो 50 आया था इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर, अगर आप जेड निकालते हो तो वो 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो या तो आप 2 लो या 3 लो, अगर आप 2 या 3 दोनों लेते हो तो फिर आगे के आंसर गलत आएंगे, लेकिन आपको सोल ही मत करो। 13.6 जेड स्क्वायर है, मैं जो आपका क्वेश्चन था कहां गया मार्क, दूसरों को भी आने दे, 13.6 है बेटा, इसकी वैल्यू मैंने कहा 50 है, कितनी है बेटा 50। अब ध्यान से बेटा सुन ले, अब अगर अपने पास ये वैल्यू आई, अगर मैं यहाँ से जेड निकालू, क्या निकालू बेटा जेड, तो जेड जेड या जेड तो क्या एटॉमिक नंबर है, तो इंटीजर होना चाहिए, तो आप जेड की जो भी वैल्यू लोगे या तो आप कहोगे 2 लूंगा या, तो दोनों एक्यूरेट नहीं है, दोनों क्या नहीं है, आप ये लोगे तब भी गलती है, ये लोगे तब भी, कैसे की गलती है मतलब कि आगे अगर मान लो मैंने तुमसे फिर से किसी कंपाउंड जैसे मैंने तुमसे पूछ लिया उसकी वेलोसिटी पूछ ली, तो वेलोसिटी क्या बताओगे 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड बाई एन। अब जेड आप 2 रखोगे तो भी गलत है, 3 रखोगे तब भी गलत है, हमारी पास में। तो उसने कहा कि भाई गलती तो होनी है, लेकिन अगर मैं इसे सोल्व ना करूं तो 13.6 जेड स्क्वायर की वैल्यू रखूं सीधी कहीं पर भी जरूरत हो तो गलती होने के चांस क्या हो जाएंगे, कम। और श्रोडिंगर ने कहा कि ये रीडिंग वीडिंग लेना छोड़ो, मैथमेटिक्स चलने दो, और उसी से हमारी क्या है बेटा क्वांटम केमिस्ट्री और क्वांटम फिजिक्स, क्लियर है, दोनों सेम या यहां से भी इसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री सब सेम हो जाती है, क्लियर है। तो सिंपल से बात करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो देखो हाइजेनबर्ग ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू एचयूपी इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। आप मोमेंटम क्या दोनों को एक साथ नहीं निकाल सकते, एक गलत एक निकालने जाओगे दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरा नहीं, क्योंकि आप सिंपल सी कहानी है, आपको दो नेचर है, तो वेव नेचर में वो अपनी पोजीशन प्रिसीजनली दिखाता है, और पार्टिकल नेचर में अपना मोमेंटम। तो किसी एक को मानोगे आप, दोनों को मान रहे हो तो फिर दोनों में गलती है, दोनों में ही गलती है, एक को सुधारोगे तो एक गलत होता जाएगा, और दोनों में मिला के अगर बीच का चलोगे तो दोनों में भी खूब सारी गलतियां आएंगी। तो उसने क्या कहा कि बेटा कि भाई उसने थ्योरी में एप्लीकेशन क्या दिया कि दोनों जब आपकी पोजीशन और मोमेंटम में गलतियां, डेल्टा एक्स क्या है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इन दोनों गलतियों का जो मल्टीप्लाई है वो h/4 पाई से तो बड़ा ही है, कम से कम इतना है। तो जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो बराबर लेके सोल्व करते हैं, क्या लेके सोल्व करते हैं, बराबर, कि कम से कम इतना है, इससे बड़ा ही आंसर होगा।
अगर मान लो ऑप्शन में पूछे, ऑप्शन में बराबर वाला आंसर नहीं है तो बड़ा वाला आंसर सही हो, तो कम से कम इतना है ना, तो इससे बड़े वाले सारे आंसर सही है। ये तो कम वाला वैल्यू ना, हमें क्या पता कम कितना, उसने कहा इतना तो कम है, से कम है, तो आप तो बराबर लेके सोल्व कर रहे हो, उससे बड़ा ही आंसर है, उससे आगे बात समझ में। अब बेटा ध्यान से कि अपन इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, जब डेल्टा एक्स है तो इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, एच 4 पाई अपॉन डेल्टा पी। अगर बेटा मोमेंटम में एरर जीरो होती जाएगी, डेल्टा पी जीरो होता जाएगा तो डेल्टा एक्स से इनफाइनाइट होता जाएगा। फिर अगर डेल्टा एक्स जीरो होता जाएगा तो बोलो कोई दिक्कत है। और हमें पता है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा मोमेंटम क्या होता है, एमवी। तो मास तो कॉमन ले लिया बेटा, मास में एरर है ही नहीं, क्योंकि मास को हम तो ऐसे निकाल लेते हैं, मास का तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो मास इधर ले आए। तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन क्या है बेटा, एच अपॉन 4 पाई एम। और बेटा ध्यान रही एच अपॉन 2 पाई, जैसे हमारे पास फॉर्मूला एच अपॉन 4 पाई है ना, तो एच अपॉन 2 पाई को बोलते हैं एच कट, क्या बोलते हैं एच कट या एच बार, इसको रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1.05 इंटू 10 की पावर माइनस 34, सेम ही होता है बस 1.05, वो 2 से डिवाइड है ना एच अपॉन 2 पाई से, तो कई बार हम इस काम आसान कर देता है, एच कट की वैल्यू सीधे रख दो ना 1.05 इंटू, तो इसको ऐसा भी लिखा सकता है एच कट अपॉन 2m, मतलब एच कट अपॉन 2। मैं इस वाले फॉर्मूले को क्या लिख सकता था, एच कट अपॉन 2। हमारे पास एक ही बात है, बोलो कोई दिक्कत है किसी को। अब नेक्स्ट है ना, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन फाइंड आउट। अगर दोनों में अनसर्टेनिटी बराबर है और मुझसे कहता था अनसर्टेनिटी पोजीशन में निकालो, तो मुझे पता है डेल्टा एक्स और डेल्टा पी बराबर है, तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, तो डेल्टा पी की जगह पे डेल्टा एक्स रख दो, तो स्क्वायर कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स आ जाएगा। फिर कहता है फाइंड आउट अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, मुझे पता है दोनों में अनसर्टेनिटी बराबर है तो इसके इक्वल है, और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी इसके बराबर होगी, तो m की वैल्यू निकाल के डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा डेल्टा वी। बोलो कोई दिक्कत है। अब जब बेटा यहाँ से डी ब्रोगली की हाइजेनबर्ग की थ्योरीज आने के बाद में हमें पता लगा कि बोहर बोहर ये चीजें समझा ही नहीं पाया था कभी, मतलब बोहर की सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि उसने तो ड्यूअल नेचर माना ही नहीं था, क्लियर है। दूसरी बात, ये पोजीशन और मोमेंटम वाला तो उसने तो पूरा पूरा बैंड बजा रखी है, उसने तो एग्जैक्ट आर की वैल्यू बता रखी है और एग्जैक्ट वेलोसिटी बता रखी है, मतलब उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ी थोड़ी गलती है, उसने जो बताया उसमें ज्यादा गलती है नहीं, इसका थोड़ा थोड़ा एरर है। अब जब सिंपल सिखाने थोड़ा एरर भी नहीं होना चाहिए, जब आप इस लेवल पे जाते हो कि यार एरर तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, क्लियर है। तो इसने समझा कि भाई बिल्कुल एरर एरर तो है, तो ये बोहर ने कहा यार चलो मुझसे नहीं समझ में आ रहा तुम समझा दो, भाई मैं तो कैलकुलेट ही कर सकता हूँ, क्योंकि वो तो क्लासिकल फिजिक्स का यूज करते थे, तो थोड़ा बहुत क्वांटम ऐसा कुछ नहीं था, मैथमेटिकली तो पूरा श्रोडिंगर ले गया था कि मैथमेटिक्स पे चलो आप कैलकुलेट ही मत करो, सब कुछ क्या करो किताबों में चलने दो, वहां से जो हमें पता तो है कहानी क्या है, भाई कहानी जो बोहर ने सुनाई वो सही है, उस कहानी को किताब में चलने दो, कैलकुलेट कर रीडिंग लेंगे तभी तो गलती है, रीडिंग लो ही मत, रीडिंग लो ही मत, क्लियर है। नेक्स्ट हमने बेटा भाई हमारी गलती है ना, हमें नापने में नहीं आ रहा, तो आपको तो पता है कहानी क्या है, तो कहानी को सुना दो। तो नेक्स्ट हमने बेटा व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड पार्टिकल देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय इलेक्ट्रॉन इन वन रिवॉल्यूशन कितनी है बेटा 2 पाई, एक इलेक्ट्रॉन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा 2 पाई आर, आर नहीं लिखा क्या इसमें, यहाँ लिख देना 2 पाई आर, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन इज वेव, अगर इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा वेव, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रिवॉल्यूशन बाय इलेक्ट्रॉन एन लेमडा, कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा एन लेमडा, क्लियर है। 2 पाई आर, ये बेटा एक इलेक्ट्रॉन अगर यो सर्कल में रोटेट करेगा तो 2 पाई आर, और अगर बेटा वो इस तरह से जाएगा तो वेव में एन लेमडा, क्योंकि एक वेव हुई ना बेटा, ऐसी कितनी वेव आएंगी बेटा एन वेव आएंगी, तो 2 पाई आर इक्वल टू, और एन है बेटा ऑर्बिट का नंबर, एन क्या है बेटा, अगर मुझे लेमडा दे दे एन दे दे मैं सीधा आर निकाल दूंगा, बोलो कोई दिक्कत है, ये फॉर्मूला बहुत काम आता है बेटा 2 पाई आर इक्वल टू एन लेमडा, क्लियर है। अब जो बेटा ध्यान से इसी फॉर्मूले से प्रूफ चला कि बोहर में बहुत दिमाग था भाई, जब 2 पाई आर इक्वल टू एन लेमडा और डी ब्रोगली ने कहा था लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एमवी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एमवी आर इधर आया 2 पाई आर, उसने ये तो कहा था मतलब उसे नहीं पता था ड्यूअल नेचर, फिर भी उसका डाटा गलत नहीं थे, ये तो ना बेटा जैसे तुझे पता लग जाता है ना कि आज रोटी में क्या बनेगा, सोच लेती है ना तुम, वो जानवरों को ज्यादा कुछ कहीं पता लगता है, क्लियर है। नेक्स्ट जैसे बात करते हैं ड्रॉबैक ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल,
क्लियर है? तो पहला क्या है, दिस थ्योरी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही है। दूसरा क्या है बेटा, दिस थ्योरी कैन नॉट कंसिडर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, इनको भी इसने कंसिडर नहीं किया। नेक्स्ट उनका बहुत डिड नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ, कि ये फॉर्मूला आया कहां से तेरे पास, तो पता नहीं, उसके बारे में उसने एप्लीकेशन भाई बताया नहीं कैसे आया। नेक्स्ट उन्हें इट कुड नॉट गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, जो 6 लाइन आई थी वो तो उसने समझा दी, देखो यहां से आई तो लाइमन आई, यहां से आई तो बोहर आई, यहां से आई तो बामर आई, पास्चन आई, लेकिन उनको जब माइक्रोस्कोप में देखा तो वो टूटी, तो इसे नहीं पता। इसके बाद आया बेटा वेव मैकेनिकल मॉडल और क्वांटम मेटल, अभी तो टाइम पड़ा क्यों नहीं। नेक्स्ट बेटा वेव मैकेनिकल मॉडल और क्वांटम, उनका मैकेनिकल मॉडल, तुमने देखो वेव मैकेनिकल मॉडल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की अपन बात करें कि भाई ये क्या है, देखो इस मॉडल के बारे में ज्यादा अपने को पढ़ने की जरूरत है नहीं, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो भी काम बन जाता है, ठीक है। तो देखो वेव मैकेनिकल मॉडल का सिंपल सी कहानी है बेटा, ये सबसे पहले तो किसने दिया था बेटा, इरविन श्रोडिंगर, इसको श्रोडिंगर श्रोडिंगर जो भी बोलते हैं, इसकी मम्मी जानती है, क्लियर है। गेव वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, इसने पहले तो क्या दिया बेटा, वेव मैकेनिकल मॉडल दिया, इसके साथ हाइजेनबर्ग भी था, हाइजेनबर्ग वाला तो अपन पढ़ते ही नहीं है, क्लियर है। नेक्स्ट वन क्या है बेटा, दिस मॉडल कंटेंट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ये मॉडल क्या करता है, डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस को भी रखता है और जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी को भी रखता है, दोनों की बातों को मेंशन करते हुए चलता है। फिर इससे पूछा गया इन दिस मॉडल श्रोडिंगर एज्यूम्ड, श्रोडिंगर ने क्या एज्यूम किया कि इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, इज देयर इज ए डिटरमाइन एज ए वेव, इलेक्ट्रॉन को इसने क्या माना है कि वेव, किसने कहा एक वेव है, ये क्या है बेटा, वेव विच प्रेजेंट इन द पॉजिटिव फील्ड ऑफ ए न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के पॉजिटिव फील्ड में एक वेव की तरह रहता है, किसकी तरह रहता है, वेव की तरह, आ रही बात समझ। नेक्स्ट वन इसने क्या कहा बेटा, दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन इक्वेशन नोन एज श्रोडिंगर इक्वेशन, क्लियर है, ये इक्वेशन है बेटा, ये क्या है बेटा साइन, और ये क्या है पार्शियल इंटीग्रेशन है, क्या है बेटा, पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, ई माइनस वी, क्लियर है, ई, अब जो ध्यान से सुन ले, जो बेटा साइन तो क्या है बेटा, हमारे पास वेव फंक्शन है, क्या है बेटा, वेव फंक्शन है, ये एक्स वाई और जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या है बेटा, डबल डिफरेंशिएशन है पार्शियली, एम क्या है बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई क्या है बेटा एनर्जी, और वी क्या है पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है बेटा, ई टोटल है और वी क्या है पोटेंशियल एनर्जी, इस इक्वेशन पे बेस है, क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत है किसी को। नेक्स्ट है बेटा, यहाँ पे इस साइन को पी एस आई से लिखते हैं, ठीक है, साइन है। अब इस इक्वेशन में हमें जो पता है बेटा, क्लियर है, इस पूरी इक्वेशन अगर मैं मुझे पूछे तो इन दिस इक्वेशन ओनली नॉन वैल्यू, हमें कौन सी दो नॉन वैल्यू बेटा, ई और साइन, ये हमें पता है, बाकी इसको सोल्व कर करके निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा साइन इज ए वेव फंक्शन, साइन क्या है बेटा, एक वेव फंक्शन है, क्लियर है, विच शुड बी फाइनाइट, वो क्या होना चाहिए बेटा, फाइनाइट होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, एलवेज एंड, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएशन होगा इसका, क्लियर है, फाइनाइट होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमें फाइनाइट इलाके में मिलता है, दूसरा कंटिन्यूअस होना चाहिए, बट वी हैव नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साइन, हमारे लिए साइन किसी से काम की चीज नहीं है, हम साइन से कुछ नहीं निकाल सकते, क्लियर है, साइन को देख के कुछ भी पता नहीं चलता, क्लियर है। अब नेक्स्ट में देखो बड़ा ध्यान से कि साइन स्क्वायर है फिजिकल सिग्निफिकेंस, साइन स्क्वायर के पास क्या है बेटा, फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इट डिनोट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी को क्या करता है बेटा, डिनोट करता है। नेक्स्ट वन बेटा नोड, क्या है बेटा, नोड, नोड ऐसी जगह होती है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी 0, तो नोड क्या है बेटा, नोड होता है साइन स्क्वायर, क्या है बेटा, साइन स्क्वायर, जहां साइन स्क्वायर मिनिमम हो मतलब 0 हो, वो क्या है नोड, वो क्या है नोड, तो नोड क्या है, वेयर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0 या मिनिमम नॉन एज ए नोड। नेक्स्ट आता है एंटी नोड, क्या आता है बेटा, एंटी नोड्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा, वेयर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ए मैक्सिमम, क्या कहलाते हैं, एंटी नोड। नेक्स्ट आता है ऑर्बिटल्स, क्या आता है बेटा, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल क्या है कि वो इलाका बेटा एटम में जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है 90 to 95%, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा अपन, ऑर्बिटल्स, क्लियर है। तो ऑर्बिटल डू नॉट डिफाइन पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल हमें इलेक्ट्रॉन का पाथ नहीं बताते।
ये बताते हैं कहाँ मिलने की प्रोबेबिलिटी। इसमें ये नहीं बताया गया कि वो वहीं मिलेगा, नहीं, प्रोबेबिलिटी क्या बताइए, बोलो कोई दिक्कत है? अगर अपन कहें कि क्या नाम है, प्रेरणा है, ये दारू पीती है, क्या पीती है बेटा, दारू पीती है ना? तो अगर ये दारू पीती है तो सिंपल सी कहानी है, इसका नोड क्या है बेटा, दूध की डेयरी, दूध की डेयरी पे नहीं जाएगी ना, लेकिन एंटी नोड क्या है इसका, दारू का अड्डा। ठेके पे बड़ी मिलेगी जब भी देखोगे, तो आप ये नहीं कह सकते ठेके पे ही मिलेगी, आप मिलोगे, पॉसिबिलिटी शाम होते हैं कि कहाँ मिल सकती। क्लियर है? पता नहीं मुझे ऐसा नहीं, थैंक यू, मैं ऐसा नहीं करता। नेक्स्ट वन। अच्छा, तो भी बोले। नेक्स्ट वन बेटा क्वांटम नंबर्स, क्या है बेटा, क्वांटम नंबर्स। अब इसमें तो बाद की कुछ चीजें बाद में पढ़ेंगे ना, पहले सीधा क्वांटम नंबर लेंगे, इसको समझ के फिर पढ़ेंगे। क्वांटम नंबर क्या है बेटा, श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन है। और वैसे क्वांटम नंबर में 3 ही श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्यूशन है, श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन है नहीं है। अपने पास 4 क्वांटम नंबर, एक है बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक है बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर, फिर एक है बेटा मैग्नेटिक, और एक है स्पिन क्वांटम नंबर। इनमें से शुरू वाले 3 तो क्या है बेटा, श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन। मतलब अगर श्रोडिंगर को पूछे कोई, ठीक है, तो बेटा कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन जो एक ऑर्बिटल में रहते हैं उनके साइन सेम होंगे। अगर एक 1s ऑर्बिटल है बेटा किसी में, उसमें रहने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन का साइन सेम होगा। साइन हमें बताता है श्रोडिंगर इक्वेशन को, श्रोडिंगर ने दिया था, और श्रोडिंगर तो ये 3 ही देता है। सुन तो ले, साइन तो वेव फंक्शन है ना, साइन तो क्या है, वेव फंक्शन। अब यही तो समझाइए पहले, अभी इसको डाउट में छोड़ रहे, चिंता मत कर, पढ़ाएंगे, लेकिन आराम शांति रख, जब बोला तो पढ़ाएंगे भी। ये बेटा श्रोडिंगर का सॉल्यूशन नहीं है, किसका सॉल्यूशन नहीं है, श्रोडिंगर का सॉल्यूशन नहीं है। आई, तो अगर ये श्रोडिंगर का सॉल्यूशन, ये 3 श्रोडिंगर के सॉल्यूशन है, और मैं अभी तुम्हें ये कह रहा हूं कि एक ऑर्बिट में रहने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन का साइन सेम होता है। अब मैं पढ़ाता जाता हूं, तुम आराम से जब तुम्हें समझ में आ जाए तब बोलना कि अब आ गया समझ में, ठीक है? मतलब पहले से क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, बाद में क्वेश्चन तो अराइज होगा तो तुम उस वक्त समझ जाओगे। अब तुम सोचते रहना कि साइन सेम होगा कि नहीं होगा, ठीक है? अब जो ध्यान से, ये भाई क्वांटम नंबर क्या है कि 4, क्या बेटा 4 नंबर का एक सेट है जो हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, एनर्जी, वेलोसिटी, सबके बारे में बताता है। क्लियर है? सबसे पहला आता है बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या आता है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है बेटा, इज डिफाइंड ऑर्बिटल, ऑर्बिट एंड सेल। ये हमें क्या बताता है, ऑर्बिट और सेल को बताता है। क्लियर है? ऑर्बिट और सेल हमेशा किसमें लिखी जाती है, कैपिटल लेटर में, 1 2 3 4 KLMNOP। क्लियर है? हमें बेटा और क्या बताता है, ये हमें एनर्जी बताता है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। हमें ये क्या बताता है, रेडियस बताता है। हमें ये क्या बताता है, वेलोसिटी। बोलो कोई दिक्कत है, पूछो। वो तो क्वांटम में बोलो ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिट तो होते ही नहीं है। उसने कब कहा ऑर्बिट नहीं होते, उसने कहा, हाइजेनबर्ग ने ये कहा था कि एक्यूरेटली नहीं निकाल सकते। गोल ऑर्बिट होते हैं, एक्यूरेटली निकाल नहीं पाए, अपन बोल सकते हैं गोल ऑर्बिट पे आगे चलकर अपन कह दें थोड़े से, शुरू वाले तो गोल ही है, लास्ट वाले थोड़े से क्या होते हैं बेटा, स्फेरिकल होते रहते हैं। शुरू वालों में कोई दिक्कत नहीं है, शुरू के जो 3 4 ऑर्बिट है ना, इनमें कोई दिक्कत है नहीं, आगे जाके डिस्टॉर्ट हो, उसमें है ही नहीं हमारे इलेक्ट्रॉन ज्यादा रेटम। दोनों ही बोलने हैं, ऑर्बिट में ऑर्बिटल होते हैं, अभी समझा जाए, ऑर्बिटल भी होता है और ऑर्बिट भी एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट करते हैं। आरे बात में हाँ वही वाला। नेक्स्ट वन देखो बड़ा ध्यान से है, तो बड़ा अब देखो ध्यान से है कि अगर आपको उसको समझना है तो वो बिल्डिंग वाला एग्जांपल ले लेते हैं अपन। तो देखो बड़ा सिंपल सी कहानी है कि भाई एक बिल्डिंग है बेटा, उसमें क्या है बेटा, सिंपल सी कहानी, जैसे अपने पास एक बिल्डिंग बनी हुई है, तो बिल्डिंग के जो फ्लोर है वो बेटा क्या है, ऑर्बिट है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट। तो आप बिल्डिंग के फ्लोर को कैसे दिखाते हो, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। क्लियर है? तो ये क्या बेटा आपके फ्लोर है, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट वन आता है बेटा एजिमुथल क्वांटम नंबर।
एज्यूमेटल क्वांटम नंबर हमें बताता है सब सेल। मतलब सब सेल का मतलब क्या है? जैसे बेटा अपने पास एक बिल्डिंग है, अपने पास क्या है बेटा? एक बिल्डिंग, कोई नहीं बिल्डिंग फिर बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब जो बेटा एक बिल्डिंग है उसके फ्लोर है, उन्हें हम ऑर्बिट से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? अब हर फ्लोर पे क्या बने हुए बेटा? फ्लैट बने हुए। क्या बने हुए? फ्लैट्स बने हुए। उन फ्लैट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? सब ऑर्बिट से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सब ऑर्बिट में। हमारे पास में एक बिल्डिंग है बेटा, उसके हर फ्लोर पे फ्लैट बने हुए। क्या बने हुए? फ्लैट। तो उन फ्लैट को हम बोलते हैं सब ऑर्बिट या सब सेल। क्या बोलते हैं? सब सेल। तो बेटा इट डिफाइंस सब ऑर्बिट और ए सब सेल। क्लियर है? और इनको हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं। मतलब एक बड़ी सी बिल्डिंग, उसमें फ्लोर तो क्या है? ऑर्बिट। और उन फ्लोर, हर फ्लोर पे अलग अलग तरह के फ्लैट बने हुए हैं। उन फ्लैट का नाम क्या है बेटा? सब सेल या सब ऑर्बिट। बोलो कोई दिक्कत है? अब इसमें हम इनको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल। एल हमारा क्या है बेटा? n-1 से 0 विथ इंटीग्रल स्टेप विथ ए। अब एल कैसे निकालते हैं वो भी समझाते हैं। क्लियर है? तो एल की वैल्यू कैसे निकलेगी? n-1 से। और कहां तक जाएगी बेटा? 0 तक। तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा आराम से, जैसे मैंने पास है n=1 से 6 तक लिखा हुआ है कि सर अपने पास n=1 to 6 है। तो अब एल की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? एल की वैल्यू अगर पहले ऑर्बिट के लिए बात करूं तो n=1 है, तो l= क्या होगा? n-1 0। तो कितनी? 0 एक नंबर है बेटा। कितने नंबर पॉसिबल हुए? एक। कितने नंबर पॉसिबल हुए? एक। n=2 1 और 2 है, तो 2 का मतलब क्या होगा? n-1 से 0। तो 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1 और 0। 3 वाले में क्या आएगा बेटा? n-1 से 0। तो 3 में से 1 कम गया तो 2 0। 4 के लिए 3 2 1 है। 5 के लिए 4 3 2 1 है। 6 के लिए, बोलो कोई दिक्कत है? अब बेटा हमने क्या किया, ये तो चलो समझ में आ गया। हमने क्या किया? इनके नाम रखे। हर फ्लैट का क्या रखा? हमने कहा जिस भी फ्लैट में एल की वैल्यू 0 उसका नाम एस है। उसका नाम क्या है? 1 वाले का, 2 वाले का, 3 वाले का, 4 वाले का। इस तरह से हमने नाम रखे। हमने क्या रखे? नाम। अब चल मान जा, अगर अपन बात करें कि पहले फ्लोर पे हमारे पास सिर्फ 0 नंबर वाला फ्लैट है, तो 0 किसको रिप्रेजेंट करता है? जब भी किसी फ्लैट का नंबर 0 होगा उसको हम एस से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? तो बेटा पहले फ्लोर पे कौन हुआ? 1s। 1 क्या बताता है? फ्लैट, फ्लोर नंबर। और एस क्या बताता है? फ्लैट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब ऑर्बिट का नंबर। और एस क्या है? उसमें कौन सा टाइप का सब ऑर्बिट है। अभी आया नहीं ना, आने देना। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट वन है बेटा n=2। तो 2 पे कौन कौन से? 1 और 0। तो 1 और 0 इसका मतलब 1, अगर किसी भी एल की वैल्यू 1 है उस फ्लैट का नाम पी रखेंगे। तो इसका मतलब सेकंड फ्लोर पे पी भी है और एस भी है, तो हमने नाम लिख दिया 2p और 2s। फ्लोर नंबर, फ्लैट का नाम। आगे बात समझ में? n=3 है तो 210 होगा। तो बेटा थर्ड फ्लोर पे डी वाला फ्लैट है, पी वाला भी और है। बोलो कोई दिक्कत है? फिर अगर फोर्थ फ्लोर पे पूछे तो 4f, और एस। बोलो कोई दिक्कत है? हम बेटा कुछ बोल रहे हो क्या? अब बेटा ये चीज हमें समझ में हर फ्लोर पे। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा 2D पॉसिबल है क्या? इससे 2D के लिए हमें पता है फ्लैट, हमें पता है फ्लोर नंबर कौन सा है? सेकंड। और सेकंड फ्लोर पे आप एल की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो? n-1, 1 और 0। तो सेकंड फ्लोर पे जो आप फ्लैट बना सकते हो वो कौन से होंगे बेटा? एस और पी वाले बना सकते हो, दूसरे बना नहीं सकते। अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, जो फ्लोर नंबर है उतने फ्लैट होंगे। पहले फ्लोर पे कितने फ्लैट है? एक। दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे 4, पांचवे पे 5। अब मुझसे कोई पूछे कि 2D पॉसिबल है क्या? 2D का मतलब हो गया, हम सेकंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर पे एस पी दो बना सकते हैं। हमसे पूछे कि 4G पॉसिबल है क्या? कौन सा पॉसिबल है? 4G। तो हम क्या कहेंगे? फोर्थ फ्लोर पे एस पी डी एफ, जी वाला नहीं बनेगा।
पांचों फ्लोर पे पॉसिबल है क्या? एस पी डी एफ जी, जो फ्लोर नंबर है उतने फ्लैट बनेंगे, उतने क्या बनेंगे? फ्लैट। तो मुझसे पूछे 7th फ्लोर पे कितने फ्लैट बना सकते हो? 7। तो क्या हो सकता है? आई तक बन सकता है। क्या आ सकता है? आई भी आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? किसी का पूछ लो, हमसे बता दो। ये थे सब ऑर्बिट। क्या थे बेटा? एल की वैल्यू समझ में आ गया? ये पूरा लास्ट तक लिखा है उसने। अच्छे बच्चे होते तुम्हारे तरह थोड़ी होते थे। नेक्स्ट लिखो बेटा, नंबर ऑफ सब ऑर्बिट। जो नंबर ऑफ सब ऑर्बिट होंगे बेटा एक ऑर्बिट में, किसी एक ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट होंगे बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर। पहले फ्लोर पे 1, दूसरे पे सब ऑर्बिट 2, तीसरे पे 3, 10वें पे 10। तो किसी भी किसी एक ऑर्बिट में सब ऑर्बिट बता दोगे? क्लियर है? अब जैसे नंबर ऑफ सब ऑर्बिट इन पी ऑर्बिट, KLMNOP। हाँ तो ऑर्बिट तो लिखा है ना, आगे नाम लिख दिया पी ऑर्बिट, तो ऑर्बिट नंबर हो गया ना। मैं अगले ने पी थोड़ी लिखा है, सिर्फ पी ऑर्बिट लिख दिया ना। 6। आगे समझ में? तो पी ऑर्बिट में कितने बेटा? 6। और पी नाम का बेटा एक फ्लैट सब सेल भी है। पी नाम का एक क्या है बेटा? और पी नाम की एक ऑर्बिट भी है। तो आगे ऑर्बिट लिख दें तो फिर कहानी खत्म हो गई, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, सिर्फ पी लिखती तो बात है। पी ऑर्बिट लिख दिया तो कहानी खत्म। पी ऑर्बिट का मतलब क्या हो गया बेटा? 6 नंबर वाली ऑर्बिट, और 6 नंबर वाली ऑर्बिट है तो n इक्वल टू 6, और n इक्वल टू 6 है तो बेटा n इक्वल टू 6 है तो टोटल कितने होंगे बेटा? 6। और कौन कौन से होंगे वो भी पूछ सकता है। तो देखो इसे पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं, हमें पता है n इक्वल टू 6 है, ऐसे शुरू हो जाओ, एस पी डी एफ जी एच। फिर ऐसे निकाले, जरूरत नहीं है एल निकाल के सोचे कौन सा है, शुरू हो जाओ एस से। ऐसे शुरू होता है एस पी डी एफ जी एच आई जे के एल एम, कहीं पूछ ले। नेक्स्ट होना बेटा, फाइंड आउट नंबर ऑफ सब ऑर्बिट इन पी ऑर्बिट। कैसे लिख दिया? क्या सब ऑर्बिट इन पी ऑर्बिट? सेम दोबारा लिख दिया, कोई नहीं। नेक्स्ट होना बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थक गए?